Hi, hello, namaskar, and welcome to Geography. My name is Siddharth. वेलकम टू ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में आपका स्वागत है। सभी मानवों की तरफ से सभी मानवों को मोस्ट वेलकम इन ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के अंदर आज हम लोग जनसंख्या को पढ़ रहे थे और जनसंख्या के अंदर हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। जनसंख्या के वैश्विक प्रतिरूप के बारे में देख लिया, उसके सामान्य परिचय के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली। हम लोगों ने चर्चा कर ली कि जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हम लोगों ने ये चर्चा कर ली लास्ट वीडियो में कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। तो उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कमेंट बॉक्स में करने के लिए, तो हो सकता है आपने किए हों, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और अब इस वीडियो के अंदर हम लोग उन सघन बसे जनघनत्व वाले क्षेत्रों को मैप में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे विरल क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो विश्व में विरल और विरलतम है, जहाँ पे जनसंख्या कम और बहुत न्यून है या यूँ कहें कि ना के बराबर है। हम उन क्षेत्रों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले तो ये वर्ल्ड का मैप है, इतना तो आप पहचानते होंगे। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा ये क्या आ गया बीच में? वर्ल्ड का नक्शा तो पहचानते हैं, दुनिया का नक्शा। प्लीज़ इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनाएंगे, प्रयास करेंगे, होगा, श्योर बन जाएगा आपसे बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो हम लोग उन क्षेत्रों की बात करेंगे जिन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक है और बहुत अधिक है। क्लियर बात है। कल हम लोगों ने बेसिकली 4 एरियाज़ देखे थे, मोटा मोटे तो 4 एरिया देखे थे। कौन कौन सा था? पहला एरिया था पूर्वी एशिया वाला एरिया, जो कि पूर्वी एरिया वाला एरिया क्षेत्र था, जो कि ये वाला था पूर्वी एशिया। ठीक है, और इसी के अंदर मैंने दक्षिणी पूर्वी एशिया को भी शामिल कर लिया। सेकंड एरिया जो था वो था दक्षिणी एशिया, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और ये सारा का सारा एरिया जिसमें शामिल था। अगर हम लोग थर्ड एरिया की बात करते हैं तो थर्ड एरिया में यूरोप का पश्चिमी हिस्सा, मध्य हिस्सा और एक हिस्सा हमने देखा था अमेरिका वाला हिस्सा, या यूँ कहें यूएसए, कनाडा का हिस्सा या उत्तरी अमेरिका का हिस्सा। तो बेसिकली हम लोगों ने इन क्षेत्रों के विषय में कल चर्चा की थी कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या का सघन घनत्व पाया जाता है। नक्शे में देखिए, आप समझिए। इस ग्रीन वाली लाइन को देखो, मैं ऊपर और नीचे 2 भागों में विभाजित कर रहा हूँ। यहाँ पर तो है कनाडा, यहाँ है यूएसए। तो कनाडा और यूएसए का जो पूर्वी हिस्सा हो गया, एक तो ये वो क्षेत्र है जो सघन बसा हुआ है। ये वाला जो एरिया है जहाँ पर मैं भी ग्रीन पेन घुमा रहा हूँ, ये वाला एरिया है यूरोप का एरिया, यूरोप। अगर हम लोग बात करें दक्षिणी एशिया में तो ये हमारा भारत, और भारत के चारों तरफ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और भारत के दक्षिण में या यूँ कहें लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में पाया जाएगा मालदीव्स का एरिया। और फिर हम लोग बात करते हैं ये पूर्वी एशिया की, तो यहाँ पर जापान द्वीप इधर है, ये चीन है, चीन के नीचे यहाँ ताइवान है, इधर कोरिया है, और ये पूरा दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला हिस्सा हो गया। मैप थोड़ा गंदा हो गया, इसे साफ कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यही सबसे पहले पढ़ा था। और इसके अंदर भी अगर हम लोग और ज़्यादा बात करें तो जो बिल्कुल ब्लैक कलर के अंदर जो एरिया दिखा रखे हैं आपको, वो एरिया ऐसे हैं जिन एरिया में जनसंख्या अधिकतम जनसंख्या का निवास होता है। जैसे कि देखिएगा दक्षिणी भारत का ये हिस्सा पूरा का पूरा गंगा का मैदान को आप देखिए, इसमें ब्लैक किया हुआ है। और ये नर्मदा, तापी और ये वाला जो एरिया है मुंबई के आसपास का क्षेत्र, ये वांगहो, यांगटी सिकियांग और सिकियांग नदियों की जो घाटी और मुहाना है, ये वाला क्षेत्र, जापान के अंदर मैदानी क्षेत्र वो सम्मिलित है। तो ये वो क्षेत्र है, ये वो एरिया है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा सघन है। मतलब मैंने आपको बता दिया है, अगर एशिया में जनसंख्या सघन है तो वहाँ एग्रीकल्चर, वहाँ पानी और ये सब फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या एग्रीकल्चर के ही सेक्टर में कार्यरत है। वहीं अगर हम लोग उससे थोड़ी सी कम, मतलब ये भी सघन ही है लेकिन सघनतम से थोड़ा सा कम अगर एरिया की बात करें तो भारत का पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पाकिस्तान वाला हिस्सा ये, और चीन वाला हिस्सा, और चीन का मध्य वाला मैदान, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये वो क्षेत्र में आएगा जो अपेक्षाकृत विरल है। यहाँ हम लोग यूरोप के अंदर हम लोग बात करते हैं, और अमेरिका के अंदर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा ये पश्चिमी यूरोप वाला हिस्सा है जहाँ पे फ्रांस, स्पेन और ये वाला एरिया आता है। ये है यूके इधर, ये है हमारा दक्षिणी पूर्वी कनाडा और उत्तरी पूर्वी यूएसए का क्षेत्र, ये वाला हिस्सा।
ये वो हिस्से हैं जो सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कहीं कहीं पर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर जो इस क्षेत्र में नहीं है लेकिन जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जैसे ब्राज़ील का, अर्जेंटीना का, ये वाले तट जहाँ पर रियो डी जेनेरियो, कासा, ये जो सारे क्षेत्र आते हैं, साओ पोलो और ये वाले, ये भी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या सघन नहीं अपितु विरल पाई जाती है। विरलता और सघनता ये क्या है? एरिया के हिसाब से कितनी जनसंख्या रहती है। अगर बड़े एरिया में ज़्यादा जनसंख्या और दूर दूर रह रही है, इसका मतलब विरल जनसंख्या है। वहीं अगर पास पास निकट होकर के रह रही है क्योंकि जगह नहीं है, तो वो सघन जनसंख्या वाला एरिया हो गया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी सघनता आएगी, जैसे जैसे जनसंख्या कम होती है विरलता आती है। तो विरल जनसंख्या के क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था कि वर्ल्ड में जो 70% जो हमारा लैंड है, जो हमारी पृथ्वी का जो 70% जो हिस्सा है, वहाँ पर विरल जनसंख्या ही पाई जाती है। मतलब सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कम हैं, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। सामान्य रूप से अगर बात करें सामान्यतः, तो उष्ण, शीत, शुष्क और पर्वतीय क्षेत्रों में विरल मतलब छितराई हुई जनसंख्या पाई जाती है। और इसे हम लोग यहाँ पर निम्न श्रेणियों में भी डिवाइडेड कर सकते हैं: मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में और विषुवत रेखीय सघन वन वाले क्षेत्रों में जनसंख्या विरल पाई जाती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं जनसंख्या विरल क्यों पाई जाती है, क्या क्या कारण आप दे सकते हैं, वो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे एक बड़ा कारण होगा वो होगा कि वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत एक्सट्रीम है, वो मानव के रहने के अनुकूल नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो यही है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात कर लो, ध्रुवीय टुंड्रा वाले क्षेत्रों की बात कर लो। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, आप अपना बिस्तर छोड़िए, रजाई छोड़िए, टुंड्रा में चले जाइए, नहीं रह पाएंगे। तो जब हमें इस सर्दी के अंदर भी रहने में हमें तकलीफ होती है, तो टुंड्रा या ध्रुवीय क्षेत्रों में, या फिर एक्सट्रीम गर्मी की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय वनों की बात कर लीजिए या पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर लीजिए, मानव के अधिवास के अनुकूल नहीं होते हैं। नहीं होने के कारण ही जनसंख्या विरल पाई जाती है। क्लियर है? अब अगर हम लोग पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को लें, तो मरुस्थलीय और शुष्क भूमि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। इसे इंग्लिश में कहेंगे डेजर्ट एंड एरिड लैंड्स। तो मरुस्थल कहेंगे किसे? सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ पर वर्षा कम हो रही है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है पर पानी नहीं गिर रहा, वो क्षेत्र मरुस्थल बन जाएंगे। क्लियर बात है? जैसा कि इसमें पहला पॉइंट पे पहली लाइन में दिखा रखा है, जहाँ वर्षा की दर की तुलना में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, वे सभी क्षेत्र विरल जनसंख्या के क्षेत्र कहलाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करें कि शुष्क क्षेत्रों में मनुष्यों को समस्या सबसे बड़ी क्या आती है, क्यों वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है, तो शुष्क क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर जल की उपलब्धता न्यून है अथवा बहुत कम है। इस कारण से सबसे बड़ा कारण तो यही हुआ कि जल का अभाव। तो जल की उपलब्धता एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से शुष्क क्षेत्रों में जनसंख्या विरल पाई जाती है। ये पीने का और हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक पानी की जो आवश्यकता होती है, बेसिक नीड जो होती है, वो भी यहाँ पूरी नहीं होती है। तो एग्रीकल्चर के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए तो यहाँ पर जल की अनुपलब्धता रहती ही है। वहीं इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे नील नदी की घाटी है, सिंधु नदी की जो घाटी है, मैक्सिको, यूएसए के अंदर सोनोरॉन डेजर्ट है, यूरेशिया के अंदर बिखरे हुए बहुत सारे मरु उद्यान है, वहाँ पर भी बेसिकली अनुर्वरता के कारण और पानी की कई बार अनुपलब्धता भी होने के कारण वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत छितराई हुई मिलती है। वहीं अगर हम लोग अफ्रीका की बात करते हैं तो लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, ये आप देखिए, मैरिटोनिया, ये सारे के सारे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास पाए जाते हैं। और आप देखिएगा कि इन क्षेत्रों में बेसिकली लोगों का जो जीवन की जो शैली है, या यूँ कहें रोजगार का जो साधन है, या जो लोग जो आजीविका चला रहे हैं, वो बेसिकली पशुपालन से चला रहे हैं। और पशुपालन करने वाले लोग ज़्यादातर कबीलों में रहते हैं। तो अब उन्हें कभी इस जगह और कभी उस जगह इस प्रकार का घुमक्कड़ जीवन जब बिताना पड़ता है, तो वो अधिक जनसंख्या को लेकर के ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक प्रवृत्ति दिखती है कहीं ना कहीं कि जब उनके पास आय के साधन नहीं है और जल और पर्याप्त भूमि नहीं है और जीवन में स्थिरता नहीं है,
तो जनसंख्या कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है सोमालिया का। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे क्लाइमेट में एक्सट्रीमिटी आती है, कि क्लाइमेट एक्सट्रीम होता जाता है, वैसे वैसे वहाँ पर प्रजातियों में भी कुछ बर्बरता या कुछ ऐसी परंपराएं विकसित हो जाती है कि पॉपुलेशन न बढ़े। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि सोमालिया के अंदर एक व्यक्ति तब तक शादी नहीं करता जब वो अपनी ही जाति वाले लोगों में से कई लोगों की हत्या नहीं कर देता। मतलब ये पॉपुलेशन बैलेंस का एक जो काम है, हालांकि तरीका ठीक नहीं है, लेकिन ये एक बात है कि ये भी कई सारे तरीके हैं जहाँ पर पॉपुलेशन को कम रखा जाता है ताकि उन्हें उनका भरण पोषण कैसे किया जाएगा। क्लियर बात है। अब जैसे यहाँ पर बात की गई है मध्य एशिया की और ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर भी मरुस्थल की परिधि के आसपास के जो लोग हैं वो सभी लोग भेड़ बकरी रखते हैं और जीवन स्तर काफ़ी निम्न स्तर का है। तो इस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने का कोई हमें विशेष कारण आसपास दिखता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर इन क्षेत्रों में भी अच्छे अच्छे नगरों का विकास हुआ है। जैसे आप देखेंगे लॉस एंजलिस, लॉस वेगस, ये अमेरिका के अंदर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कालगुडी, कूलगार्डी। तो ये जो सारे के सारे नगर हैं, या तो यहाँ पर इंडस्ट्री या फिर यहाँ पर खनिजों का उत्खनन काफ़ी अच्छे से हुआ है, तो हमें यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिली है। वरना शुष्क क्षेत्र से ज़्यादातर लोग पलायन ही किए गए हैं और वहाँ पर जनसंख्या बहुत छितराई भी पाई जाती है। जो सेकंड हमारा क्षेत्र आएगा वो आएगा हिम आवरण या शीत प्रदेश, जहाँ पर आइस कैप्स है या कोल्ड रीजन है जो बिल्कुल ठंडा है। ये दूसरा सबसे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। जैसे हम लोग बात करते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक की, तो ये क्षेत्र एकदम ठंडे, अत्यंत ठंडे हैं और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि यहाँ पर सर्दियों के दौरान यहाँ पर रोशनी भी नहीं दिखती है आपको। तो ऐसे क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन है और यहाँ पर बेसिकली कुछ टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले कुछ लोग हैं जो शिकारी लोग हैं या जो मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। सिर्फ हमें वही लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वास्तव में बेसिकली यहाँ पे सील मछली का शिकार होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एस्किमो लोग ही ऐसे लोग हैं जो लगभग 80 डिग्री अक्षांश तक पहुँच सके हैं और बाकी ये क्षेत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्जन हैं। जैसे कहाँ कहाँ पे ये क्षेत्र पाए जा सकते हैं, तो आप देखिएगा कनाडा का जो सबसे उत्तरी भाग है वो ग्रीनलैंड वाला हिस्सा, यूरोप का उत्तरी हिस्सा जिसमें स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे के जो सबसे उत्तरी वाले भाग है वो, और एशिया के अंदर रशिया का जो भाग है, साइबेरिया वाला भाग, और उत्तरी रूस का भाग, जो ये वो सारे एरिया हैं जो आर्कटिक सागर के चारों तरफ घिरे हुए हैं। और दक्षिणी अगर गोलार्ध में बात करें तो अंटार्कटिका वो क्षेत्र है जहाँ पर अत्यंत निर्जनता पाई जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व मिले हैं या फिर हम लोग कहें कि कई सारे संसाधन मिले हैं, खनिज मिले हैं, तो वहाँ पर भी इंसानों के बसने की कई सारी जगह हमें देखने को मिली है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गैलिवरे है स्वीडन के अंदर, लोह अयस्क मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का लोहा यहाँ मिलता है, मैग्नेटाइट लोहा यहाँ मिलता है। कनाडा में यूकॉन घाटी में सोना मिलता है, फेयरबैंक और अलास्का में क्या मिलता है, यहाँ पर सोना मिलता है। साइबेरिया के अंदर इन खानों से तेल, सोना, कोयला और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें कहीं कहीं पर ज़्यादा घनत्व या यूँ कहें ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट भी देखने को मिला है। आप देखिएगा खनिज संसाधन और ये रिसोर्सेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जनसंख्या को इधर से उधर और उधर से इधर, मतलब यूँ कहें कि जनसंख्या के वितरण को और उसके घनत्व को ये प्रभावित करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम लोग अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, तो वो है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र भी वो क्षेत्रों में से आते हैं जहाँ पर जनसंख्या सघन नहीं पाई जाती, पाई जा भी नहीं सकती। आप चाह कर भी वहाँ पर सघन रूप से घर नहीं बना सकते हो। पर्वतीय ढाल है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, वो दूर दूर ही घर बनेंगे। चट्टानी क्षेत्र है, सबसे बड़ा कारण है आप वहाँ पर कृषि नहीं कर सकते। दूसरे बड़ा कारण है कि आप वहाँ पर ज़मीन को खोद के पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो चट्टान है बड़ी बड़ी, तो आपको वाटर रिसोर्सेज या वाटर के रिजर्व नहीं मिलेंगे। आपको इन क्षेत्रों में एग्रीकल्चर करने के लिए नहीं मिलेगा, कोई स्टेबल आपका खाने का कोई स्टेबल साधन नहीं है। तो यहाँ पर भी आप या तो पशुचारण कर लीजिए, और यहाँ पर भी वो की वही सारी हमें दुविधाएं देखने को मिलती है जो इससे पहले वाले दो बिंदुओं में हमने देखी थी। बेसिकली अगर बात करें, वास्तव में पर्वतों पर ऊंचाई के अनुसार जनसंख्या विरल होती है। जैसे जैसे और हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे जनसंख्या विरल होती जाएगी। तो ऊंचे पर्वत लगभग जो ज़्यादा हाइट पर है वो पर्वत ज़्यादातर विरल ही रहते हैं। जैसे हिमालय की बात कर लो, एल्प्स की बात कर लो, रॉकीज़ की बात कर लो, एंडीज़ पर्वतों की बात कर लो, यहाँ पर 2500 मीटर
के ऊपर जाने पर तो जनसंख्या एकदम ही विरल या निर्जन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। ऊंचे अक्षांशों में जनसंख्या की विरलता अधिक नीचे पर्वतों में दिखाई देती है। अब ये क्या मतलब हुआ, ये देखिए। अब मैं आपको आपका ध्यान यहाँ पर मैं एक बार आकर्षित करना चाहूँगा कैसे बुक एक बहुत अच्छा रोल निभाती है परीक्षा को पास करने में। अब देखिएगा ये लाइन, इस लाइन को जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट कीजिएगा, इस लाइन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ बनता है, कथन और कारण का एक प्रश्न बनता है, ये आपको देखना चाहिए। अब आप अगर नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है और ये आप कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऊंचे अक्षांशों में जनसंख्या की विरलता अधिक नीचे पर्वतीय भागों तक दिखाई देती है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो शायद आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कथन सत्य है या नहीं है, तो अभी तक चूंकि किताब में लिखा हुआ तो आप कहेंगे सत्य है, परंतु अगर यही प्रश्न अगर पूछ लें अगर आपसे पेपर में, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखिएगा कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ इस ग्लोब की, इस ग्लोब में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पर 2 पर्वतों की बात करता हूँ। एक तो 0 डिग्री के पास में ही एक पर्वत यहाँ है और एक पर्वत थोड़ा और ऊंचाई पर जाते हैं यहाँ है। क्लियर है? मतलब एक पर्वत को तो मैं मान रहा हूँ जो कि 60 डिग्री के अक्षांश पर है, समझिएगा, इस मैप को थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और एक जो है 20 डिग्री के आसपास है। क्लियर बात है? अब देखना, जो 20 डिग्री के आसपास है ना, देखिए जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, ये आपको पता है। नॉर्मल लैप्स रेट से तापमान कम होता जाता है। जब आप 20 डिग्री पर आप जमीन पर खड़े हैं तो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 25 डिग्री, और जैसे जैसे आप और ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होकर के 20 डिग्री और 15 डिग्री पर पहुंचता है, आप रह सकते हैं। वहीं अगर आप 60 डिग्री पर जाएं तो जमीन पर ही तापमान 10 डिग्री है, और जैसे आप जाएंगे ऊपर 5 डिग्री और 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा, जैसे अब हम लोग बात करें ऊंचे अक्षांशों में, इस लाइन को पढ़िए, ऊंचे अक्षांशों में जनसंख्या की विरलता अधिक नीचे पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई देती है। जो पर्वत है उच्च अक्षांशों में, मतलब 60 डिग्री उच्च अक्षांश हुआ, 20 डिग्री निम्न अक्षांश हुआ। उच्च अक्षांशों में जो पर्वत है वहां पे जनसंख्या नीचे भी, यहां पर भी विरल ही दिखाई देती है, जबकि निम्न अक्षांशों में ऊंचाई के साथ साथ जनसंख्या विरल होती है, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। वहां पर टेम्परेचर ज्यादा पहले ही कम है। तो आप इस लाइन को इस तरह से समझिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, इनमें भी हाइट के साथ साथ पर्वतों पर ऊंचाइयाँ पर जो है कम पाई जाती है जनसंख्या। अब खनिज जो है वो इसके एग्जाम्पल में अपवाद हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले भी 2 पॉइंट्स में बताया है। जैसे पेरू, बोलीविया, यहाँ पर क्या होता है 4000 मीटर की ऊंचाई तक भी खनन किया जाता है धातुओं का, तो वहाँ पर भी जनसंख्या हमें मिलती है। ठीक है। अब जैसे जम्मू जो हमारा संभाग है जम्मू, वहाँ पर भद्रावल जिले में लगभग 5500 मीटर पर भी मूल्यवान पत्थर निकाले जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोग रहेंगे, तो ये भी एक कारक हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है कि उष्णकटिबंधीय ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जमीन के ऊपर जो हम लोग रह रहे हैं वहाँ की जलवायु इतनी उपयुक्त नहीं है, तो लोग पर्वतों पर भी रहते हैं। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तापमान नॉर्मल लैप्स रेट की दर से कम होता है और कम तापमान में रहना ज़्यादा आसान होता है। जैसे अब हम लोग बात करें इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा की, युगांडा की राजधानी कंपाला की। युगांडा 0 डिग्री पर है। अब आप सोचिए 0 डिग्री पर विषुवत रेखीय जो है, जो जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर एक्सट्रीम तो तापमान गर्म और फिर वर्षा और फिर उमस, तो ऐसे क्षेत्रों में कैसे रहा जाएगा। तो फिर वहाँ पे पर्वतों पर जाकर के लोग निवास करते हैं, तो वहाँ पर हाइट के कारण तापमान कम हो जाता है और जलवायु थोड़ा रहने लायक हो जाती है। ये कि यही काम है, और ये का यही पॉइंट बनता है इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो में। इक्वेडोर कौन से महाद्वीप में, आप मुझे देख के बताएंगे। और नायरोबी जो कि केन्या में है। इसी तरह से दक्षिण भारत का जो ऊटी है, उदक मंडलम है, वहाँ पर भी ये क्या है। और श्रीलंका का जो कैंडी एरिया है, वहाँ पर भी जमीन पर तापमान ज़्यादा होने के कारण और ह्यूमिडिटी होने के कारण, उमस होने के कारण लोग पर्वतों पर जाकर के अपना निवास भी बनाते हैं। ये भी वो सारे के सारे हमारे अपवाद इसमें हो सकते हैं। फिर हम लोग निर्जन क्षेत्रों की बात करेंगे तो विषुवत रेखीय घने बसे जो क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए 0 डिग्री, ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के बीचों बीच जो 0 डिग्री है, ये विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है। ये इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये होती है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो तापमान ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, तो इतनी ज़्यादा
चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, उमस जैसा मौसम होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है कि इंसान के रहने के लिए दुष्कर है। लेकिन कीड़े मकोड़े, सर्प है, बिच्छू है, या फिर हम लोग बात करें पेड़ पौधों की, कटीली झाड़ियों की, तो इन सब चीज़ों के पल्लवित होने के लिए या इन सब चीज़ों के बढ़ने के लिए ये क्षेत्र बहुत उपयुक्त होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में भी मानव निवास नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया, अब आप देखिएगा ये वन क्षेत्र क्या होते हैं, विरल बसे हुए होते हैं विषुवत रेखा के दोनों ओर, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, या यूँ कहें 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण में महीने भर तापमान लगभग 30 डिग्री से अधिक रहता है। तो और ये क्षेत्र घने सदाबहार विषुवत रेखीय वनों से आच्छादित है। जैसे आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा, अमेज़न की जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न का बेसिन है, कांगो जायरे का बेसिन अफ्रीका के अंदर है, या फिर हम लोग अगर एशिया में बात करते हैं तो जावा सुमात्रा का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर सदाबहार जंगलों, कीड़े मकोड़ों, मच्छर और टीसीसी जो मक्खियाँ होती है, इन सब क्षेत्रों के कारण मानव यहाँ पर नहीं रह सकता है। तो ये भी एक कारण रहा है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या विरल रही है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी काम करता है कि आप इस क्षेत्र में एक तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, दूसरा आप पशुपालन नहीं कर सकते। तो जब आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते और पशुपालन भी नहीं कर सकते, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय रहता है, या तो संग्रहण करने का, पेड़ पौधों से फल फ्रूट तोड़ लो, संग्रहित कर लो, या फिर शिकार करने का। तो यहाँ पर ज़्यादातर जनजातीय लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि और कहाँ कहाँ पर ये सब क्षेत्र पाए जाएंगे। तो आप देखिएगा अफ्रीका का जो पूरा का पूरा मध्य अफ्रीका वाला भाग है, जिसमें जायरे आ गया, केनिया आ गया, तंजानिया आ गया, ये वाला जो एरिया है, कॉन्गो आ गया, इक्वेटोरियल गिनी आ गया, ये पूरे के पूरे क्षेत्र, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट, मतलब दक्षिणी अमेरिका का जो पूरा का पूरा उत्तरी भाग है, रेन फॉरेस्ट वो वाला क्षेत्र, और एशिया के जो कुछ द्वीप समूह हैं जो कि विषुवत रेखीय जलवायु में आते हैं, वो क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर हम लोग सम्मिलित करेंगे। और हम लोग एक बात और देखते हैं कि इन क्षेत्रों में भावी विकास की संभावनाएं ज़्यादा है। मनुष्य अगर और ज़्यादा विकास करे तो इन क्षेत्रों में निवास कर सकता है, परंतु फिर हमें वनों का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई हम लोग किसी भी विकास से नहीं कर पाएंगे। तो ये इन क्षेत्रों को इसी तरह से अक्षुण्ण छोड़ देना ही ठीक रहता है। और अगर हम लोग बात करें कि इसी के अंदर, जैसे अभी हम लोग चूँकि विषुवत रेखीय वनों की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में पिछले 1 सालों में किस वन में आग लगी थी और उसके पीछे का अगर आपको कारण पता हो तो एक लाइन में मुझे कारण कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो ये बेसिकली हो गए विरल जनसंख्या वाले 4 मोटे मोटे एरिया। छोटे छोटे के अंदर और भी हम लोग बहुत सारे देख सकते हैं जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, जावा फिलिपाइन द्वीप में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि फिर इसके बाद भी कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमें जनसंख्या अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है। लेकिन मोटा मोटा अगर हम लोग किसी एरिया को डिफाइन करते हैं तो ये वो चारों क्षेत्र हैं, या जहाँ पर भी इन चारों क्षेत्रों से संबंधित कोई विशेषताएं पाई जाएगी वहाँ जनसंख्या विरल होगी। तो ये हो गया विश्व के सघन जनसंख्या और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। आप लोग इसे एटलस में देखिए, मैप में देखिए, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा इन सब चीज़ों को पढ़ने का। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अगर मैं आपको मैप में बता दूं तो आप देखिएगा लेस देन 1, मतलब एक व्यक्ति से भी कम कहाँ रह रहा है, ये वो क्षेत्र है। ये रहा ग्रीनलैंड, ये रहा कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, ये यूरोप का उत्तरी क्षेत्र है, और ये रूस का उत्तरी क्षेत्र है। तो बेसिकली ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या एकदम विरल, मतलब एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम में रहता है। फिर 1 से 10 वाला ये भी बहुत विरल क्षेत्र है, जहाँ पर ये सहारा, आप देखिएगा जैसा कि मैंने अभी आपको विषुवत रेखीय वाला एरिया बताया है, वो एरिया लगभग ये है विषुवत रेखीय। तो इसके चारों तरफ तो आप देख ही लीजिए, पूरे मैप के अंदर आपको कहीं पर भी सघन जनसंख्या नहीं दिखेगी सिवाय ये कुछ एक आध द्वीप को छोड़ करके। इसके बाद ये सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र बिल्कुल विरल है, देख लीजिए अब ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। और ये वाला एरिया महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्सों में, हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्सों में भी जनसंख्या विरल रहेगी 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास, बिकॉज यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा आप देख सकते हैं, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा, अफ्रीका का ये पश्चिमी हिस्सा, ये अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा, और ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी। यहाँ पर भी चूँकि 30 डिग्री के आसपास महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, यहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाएगी। फिर विषुवत रेखा के आसपास का एरिया, यहाँ जनसंख्या हमें विरल मिलती है। और आर्कटिक
ये है आर्कटिक रीजन, यहाँ पे आर्कटिक सागर है, वहाँ जनसंख्या विरल पाई जाएगी। यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पर भी विरल जनसंख्या के लक्षण पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने ये देख लिया है विरल जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी और सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनसंख्या के विषय में और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।